सभी व्यूअर्स का हमारा यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा उसे विस्तारपूर्वक समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में प्रश्न आए तो वो सभी बन जाए। तो आइए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको थ्योरी का क्लास भी मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति वह राज्यपाल में निहित होती है। सिर्फ कार्यपालिका शक्ति ही नहीं, कार्यकारी, वित्तीय और न्यायिक ये सभी शक्तियाँ से भी राज्यपाल जो होती है संपन्न होती है। तो कह रहा है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में कैसे निहित होती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो राज्य सरकार की कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी कार्रवाइयाँ होती है वह औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही संपन्न होती है। हम लोगों ने देखा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये तीन है। विधायिका विधि बनाने का, नियम कानून बनाने का काम करती है। जब वो नियम कानून बना देता है तो मंत्रियों के द्वारा क्या कहता उस पर उसको वितरण किया जाता है, विभाग दिया जाता है, फिर वह कार्यपालिका उसके कार्य करती है उस पर विधि के अनुरूप। तो कह रहा है कार्यपालिका की शक्तियाँ वह राज्यपाल में नियुक्त होती है। देखिए, अगर कोई भी मंत्री के विषय में किसी विषय के में निर्णय लिया हो, अगर मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान ना लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। अतः इन कारणों से हम कह सकते हैं कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वह राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2 में, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो वह राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष वह राज्यपाल होता है। अब कैसे कार्यकारी अध्यक्ष होता है इसे हम लोग समझेंगे। तो देखा जाए जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के समान कार्यकारी, विधायी और वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियों से संपन्न होता है और उसमें जो कार्यकारी होता है उसका वो अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। अगर अनुच्छेद 154 को देखेंगे तो 154 के अनुसार कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा यह शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं एवं अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, जिसमें से 164 के 1 में देखेंगे कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर उसमें राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की गोपनीयता का शपथ दिलाता। तो ये सभी उसके कार्यकारी शक्तियाँ में आ जाता है। फिर 167 में देखेंगे राज्यपाल को के प्रशासन और विधायी संबंधी कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मांग सकता है, जिसमें हम लोग देखेंगे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी में जनजातीय कल्याण मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इन सभी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो राज्यपाल जो होता है वह कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो क्या सिर्फ कार्यकारी मामले में वो अध्यक्ष होता है? तो कार्यकारी के साथ साथ सिर्फ कार्यकारी ही नहीं, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों से भी वो संपन्न होता है, जो आगे हम लोग को देखेंगे किस प्रकार से न्यायिक शक्ति उसको मिला है, विधायी शक्ति मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 में, करा भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वह जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो कि एक प्रमुख राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ वह क्या होता है, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य तो करता ही करता है और इस तरह से जो राज्यपाल होता है वह दोहरी भूमिका अदा करता है, जिसमें राज्यपाल एक तरफ राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और दूसरी तरफ संघ का प्रतिनिधित्व भी करता है। हाँ, हालांकि जो ये बात किया गया है कि केंद्र सरकार का एक एजेंट प्रतिनिधित्व के रूप में होता है, तो इस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि जो राज्यपाल होता है वह क्या है, केंद्र सरकार का या राष्ट्रपति का एजेंट या भी करता है या कर्मचारी के रूप में नहीं, वह एक संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 155 के तहत, अनुच्छेद 155। कभी प्रश्न आपको यह भी देखने को मिलेगा कि नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद के तहत, वही 155 के तहत कहा गया, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा वह राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में भी कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 में कह रहा राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है वह तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो यह ध्यान में रखिएगा कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है और वह अपना पद का जो धारण है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही धारण करता है, यानी राष्ट्रपति के चाहने पर। तो प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या हुआ? प्रसाद का मतलब होता है कृपा और पर्यंत का मतलब होता है प्राप्त होने तक, यानी राष्ट्रपति के कृपा पात्र होने तक वह पद का धारण करता। सामान्यतः वह 5 वर्षों के लिए उसका कार्यकाल होता, परंतु उससे पूर्व, उससे पहले भी वो
राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात वह क्या कर सकता है, अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाता है। तो राज्यपाल को हटाने संबंधी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता, राज्यपाल का हटाने संबंधी वर्णन संविधान में है या नहीं है, लिखित है, तो नहीं है इसमें। तो त्यागपत्र किसे दे सकता है, वह राष्ट्रपति को दे सकता है, नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर सकता है। समानता कितने वर्ष का अगर हो दे दिया जाए, 3, 4, 5 ऑप्शंस में, तो आप 5 मारेंगे। अगर ऑप्शंस में नहीं हो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उसका जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। देखिए अभी इसकी चर्चा किए थे कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की नियुक्ति तो गवर्नर की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की जाती है अनुच्छेद 156 के तहत, है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति, तो वह हो जाएगा 155, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद का वह धारण करता है, जिसमें अनुच्छेद 156 के तहत बताया गया है कि उसके बाद उसकी नियुक्ति है जो मुख्यतः समानता 5 वर्षों के लिए होती है, और उससे पूर्व भी अपना वो त्यागपत्र दे सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी वह अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति ना हो जाती हो। और हटाने संबंधी इसका संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं है, तो यही हो जाएगा गवर्नर, जिसका हिंदी होता है राज्यपाल। हटाने संबंधी कोई प्रावधान। नेक्स्ट 6 में देखिएगा, 6 में करा है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। अब देखिए कौन ऐसा है चारों में से जिसका महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। पहला है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और तीसरा है किसी राज्य के राज्यपाल को, और चौथा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को। अब क्या वो तीनों प्रश्न है जिसको महाभियोग से हटाया जा सकता है? बिल्कुल, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी क्या किया जा सकता है, महाभियोग से हटाया जा सकता है। देखिए दोनों में बारीकी अंतर है। राष्ट्रपति के लिए विशिष्ट बहुमत का प्रयोग किया गया और मुख्य न्यायाधीश के लिए विशेष बहुमत का। अंतर क्या है, विशिष्ट बहुमत जब इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रक्रिया अपनाया जाएगा तो वह विशेष बहुमत, यानी लोकसभा में आएगा तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ये हो गया विशिष्ट बहुमत। और मुख्य न्यायाधीश के लिए उपस्थित एवं मत देने वाले की संख्या का 2/3 होना चाहिए। यही अंतर है विशेष और विशिष्ट। तो इसलिए मुख्य न्यायाधीश के लिए विशेष बहुमत और राष्ट्रपति के लिए विशिष्ट बहुमत का शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपको अगर प्रश्न यह जानना चाह रहा हो कि क्या आपको जानकारी है कि नहीं, तो आप इसी को ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी विशेष बहुमत के द्वारा वही महाभियोग के द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है और विशेष बहुमत का योग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा साथ में, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। देखिए अधिशासी का अर्थ ही होता है प्रधान अधिकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो अभी हम लोगों ने देखा था जो ये राज्य का जो राज्यपाल होता है उसी के पास एग्जीक्यूटिव पावर यानी प्रधान, जिसको हम लोग प्रधान अधिकारी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी शक्तियाँ कह सकते हैं, तो वह राष्ट्रपति को होता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 164 के 1 के तहत वह क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। जिसमें हम लोगों ने देखा मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को वो शपथ दिलाएगा। तथा हम लोगों ने देखा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तथा एक और है अहम भूमिका, जो असम के राज्यपाल होते हैं वो क्या कर सकते हैं, खदानों के लाइसेंस भी जारी कर सकते हैं। वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वे उनके कुछ कार्यकारी शक्तियां हैं। तो क्या सिर्फ कार्यकारी है? नहीं, कार्यकारी के अलावा कुछ विधायी शक्तियां भी है। उसके बाद कुछ अध्यादेश जारी करने का भी शक्तियां हैं, फिर न्यायिक शक्तियां हैं। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 8वां करा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? वह करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर, यानी मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। चूंकि अब यह प्रश्न क्यों ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अनुच्छेद क्या है 74 में कहा गया है कि एक क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और वह प्रधानमंत्री क्या करेगा, राष्ट्रपति को सलाह तथा परामर्श देने के लिए होगा वह मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सलाह पर प्रधानमंत्री। वह सलाह देने का अधिकार है ना, क्योंकि उसके लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति के लिए, और वह मंत्रिपरिषद क्या करेगा, उनको सलाह तथा परामर्श दे सकता। हाँ, वो विवेकाधीन शक्तियाँ कुछ उनको है, लेकिन वो अलग मामले में। तो यह अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 9 में कह रहा है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख
होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, मुख्य सचिव अधिवक्ता। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख वह राज्यपाल होता है। क्यों होता है? देखिए, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कानून शासित प्रजातंत्र में राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत नहीं चल सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय कहा था, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा था कि वह क्या करता है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में, कभी कभी इसको एजेंट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का एक कथन आया था कि जो क्या है, कानून शासित प्रजातंत्र में राष्ट्रपति की इच्छा का सिद्धांत नहीं चल सकता, क्योंकि किसी राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी या उसका एजेंट या पार्टी सदस्य नहीं होता है, बल्कि वह एक संवैधानिक प्रमुख होता है। तो यह कौन हो जाएगा? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होगा, राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 10 में, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो सामान्य रूप से जो कार्यकाल होता है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब हो गया, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और पर्यंत का मतलब हो गया प्राप्त होने तक, यानी कृपा प्राप्त होने तक वह पद का धारण करेगा, वह अनुच्छेद 156 के अनुसार। उसमें कहा गया समानता वह 5 वर्षों के लिए होगा, उससे पहले भी वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यह भी कहा गया है कि नए राज्यपाल की नियुक्ति होने से पूर्व तक वह अपने पद पर बने रहेंगे, और राज्यपाल को हटाने संबंधी संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही हटाए जाएंगे। अगर ये ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ रहे 5 वर्ष 4 वर्ष, तो वही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 11 में, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का? बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का सर्वोच्च जो है ये देश का नागरिक भी होता है सबसे। तो राष्ट्रपति क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधित्व सबसे प्रमुख होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति क्यों होगा? क्योंकि केंद्र सरकार के रूप में वह जो सबसे बड़ी शक्ति है वह राष्ट्रपति ही है। हाँ, हालांकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का तो अनुमति चाहिए ही चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि राज्यपाल किसका? वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व। अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारा देश है वह संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक समझा जाता है। इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो कि राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम करता है। तो वही करा, राज्यपाल किसका प्रतिनिधि है? तो वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, अर्थात केंद्र सरकार। अगर ऑप्शंस में रहता तो वह भी पर्याप्त होता था। केंद्र सरकार का संबंध किससे? वह राष्ट्रपति से। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन है? वह राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम नागरिक वही राष्ट्रपति ही कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 12 में देखिएगा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? अब जम्मू कश्मीर के बारे में आ जाते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर क्या है, यह इसको अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था, और इस विशेष राज्य का दर्जा में इसमें 2 शासन होता था, राज्यपाल का भी शासन होता था और राष्ट्रपति शासन दोनों चलता था। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती थी वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता था। तो यह चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हालांकि इसको जानने से पहले एक बात और जानिए कि जो राज्यपाल था जम्मू कश्मीर में, वह 1965 से पहले उस राज्यपाल को सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता। तो प्रश्न कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कब राज्यपाल के रूप में जाना जाने लगा, पहले उसे क्या जाना जाता था? तो 1965 से पहले सदर ए रियासत के रूप में राज्यपाल को जाना जाता था, वह भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन अब क्या वास्तविकता में अभी भी इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो नहीं। क्या हो गया, 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा यानी राज्य का दर्जा हटाकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता। इस जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर थे उसे क्या किया जाता, 2 अलग अलग भागों में केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा लद्दाख। तो आप जान लीजिए, अब जो प्रश्न होगा हो सकता है उसमें कुछ और भी पूछा जाए। तो वो सभी अब नियम कानून इसमें लागू होंगे। जो पहले यहाँ 6 वर्ष होता था विधानसभा, अब यहाँ पर भी 5 वर्ष हो गया। यहाँ से भी लोकसभा में एक प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर से रखा गया। तो वो सभी सामान्य प्रक्रिया जो भारत के 29 राज्य 28 राज्य थे उनमें लागू होता था, वो भी इनमें अब लागू होगा। वो सभी विशिष्ट खत्म हो गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो प्रश्न आपको यह भी देखने को मिल सकता है, आपके माइंड में उठा होगा अभी कौन है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल? तो आपको मालूम होगा इसे केंद्र शासित प्रदेश में बना गया, तो अब राज्यपाल नहीं होंगे, उपराज्यपाल होंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की व्यवस्था होती है। तो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा है और लद्दाख में आर के माथुर है। एक बार अपडेट आप हो लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 में, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? अब देखिए करा उपराज्यपाल। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि उपराज्यपाल क्या होता है। तो क्या होता है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल की नियुक्ति ना कर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो आपके माइंड में उठ रहा हो कि अभी भारत में कितने राज्यपाल हैं, अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो टोटल 8 हैं। पहले भी 8 था, अभी भी 8 है। देखिए क्या हुआ,
अगर जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश नहीं बनाया जाता तो पहले 8 था। क्यों, क्या हुआ? अब तो इसके बनने के बाद 10 हो जाना चाहिए, तो 8 ही क्यों रहा? क्या हो गया, जो दादर और नगर हवेली था वो दादर नगर हवेली और कौन, ये दमन दीप, ये दोनों को मिला दिया गया। दादर और नगर हवेली और दमन दीप ये दोनों को मिलाकर एक केंद्रशासित प्रदेश कर गया। क्योंकि दोनों कहाँ देखेंगे, वही देखेंगे, यहाँ पर खंबात के खाड़ी है, यहाँ पर गुजरात है, यहीं पर नीचे है दादर नगर हवेली है और दमन दीप है, दोनों को मिलाकर अब एक कर दिया गया है। तो अब इधर हो गया 7, ये हो गया, जो 8 था तो अब दोनों को मिल गया 7 हो गया। अब इधर लद्दाख हो गया और ये हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, तो टोटल मिलाकर अभी 8 हैं। तो कौन कौन, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीप, ये साथ में हो गया। लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पांडुचेरी। तो इस तरह से अभी कितने हैं केंद्रशासित प्रदेश, वह 8 हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 में देखिएगा, राज्यपाल पद पर बना रहता है। ऑप्शंस में है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो तब तक। अब बताइए, इस प्रश्न में 5 वर्ष भी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल पद पर बना रह सकता है, वह हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर कार्यकाल पूछता तो उस पर आप विचार करते कि 5 वर्ष होता, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में तो वह पर्याप्त आंसर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, क्योंकि हटाने संबंधी संविधान में इसके बारे में नहीं कुछ लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 में, राज्यपाल का प्रति माह का वेतन प्राप्त होता है। तो राज्यपाल का प्रति माह का वेतन अभी 3.5 लाख है। क्या यह प्रारंभिक से ही 3.5 लाख था? तो नहीं। तो आइए हम लोग जानते हैं कब कब राज्यपाल का वेतन क्या क्या गया, बढ़ाया गया, कौन सा संशोधन के तहत। तो क्या होता है, सितंबर 2008 में संसद द्वारा पारित राज्यपाल के परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार अधिनियम 2008, वही संशोधन 2008 में संशोधन किया जाता। और इसमें क्या किया जाता है, राज्यपाल को वेतन का जो 36,000 पहले मिल रहा था 2008 से पहले, उसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया जाता है। कब? 2008 में। ठीक कुछ वर्षों बाद फिर 2018-19 में क्या कर दिया जाता है, इसमें संशोधन कर 1 लाख से 3.5 लाख कर दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब 3.5 लाख होगा। 2,80,000 किसका, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 16 में। 16 में कह रहा है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है। तो देखिए ऑप्शन में है भारत के संचित निधि, राज्य के संचित निधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत के संचित निधि से। अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि ये संचित निधि है क्या, तो आप ध्यान में रखिए, संविधान में 3 प्रकार की निधियों का उल्लेख किया गया है। एक संचित निधि, और दूसरा लोक लेखा निधि, और तीसरा आकस्मिक निधि। हालांकि आकस्मिक निधि का कुछ वर्षों के बाद इसके लिए स्पेशल फंड इसमें 500 करोड़ का डाला गया है, लगभग लगता है 1959 या 1956 में, यही होगा कोई। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये संचित निधि क्या होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 266 के 1 में भारत के लिए और राज्यों के लिए, दोनों के लिए एक संचित निधि की व्यवस्था की गई है। यह भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ी निधि के रूप में जाना जाता है, संचित निधि। अगर प्रश्न आपसे यह भी पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ा निधि कौन है, तो भारत का संचित निधि है। अब इस संचित निधि में क्या होता है, जो धन निकाला जाता है, तो धन निकालने के लिए कुछ प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ता है। तो धन निकालने के लिए जिन विधेयक का प्रयोग किया जाता है, उस विधेयक को विनियोग विधेयक कहते हैं। तो यह भी प्रश्न कभी कभी देखने को मिल सकता है कि विनियोग विधेयक क्या है। तो संचित निधि से धन निकालने के लिए जिस विधेयक का विधि का प्रयोग किया जाता है, वह विनियोग विधेयक कहलाता है। तो अब इस संचित निधि में धन आते हैं कहाँ कहाँ से, ये भी हम लोग जान लेते हैं। हम लोगों ने तो जान लिया कि भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक बड़ी निधि है। इसमें जो धन आता है वह करों से प्राप्त धनराशि होता है। जितना भी कर होता है देता है भारत सरकार, फिर ब्याज जो होता है उस पर धनराशि जो प्राप्त होता है उससे आता है, ऋण के पुनर्भुगतान से प्राप्त धनराशि, फिर सरकारी जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, जो भी सरकारी चीज़ें हैं, उनसे जो मुनाफा आता है वो सभी संचित निधि में आता है। तो आप बताइएगा, जो टैक्स होता है उस पर टैक्स जो छापा पड़ती है, बीच बीच में आप सुनते होंगे कि समथिंग समथिंग कर्मचारी के यहाँ छापा पड़ा, जो उससे प्राप्त राशि होता है वो कहाँ जाता है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये सबसे संचित निधि है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो ब्याज दिया जा रहा है उस पर भी हो रहा है, जो मुनाफा कमा, तो सबसे बड़ा इसके कारण ही सबसे बड़ा संचित निधि है। तो यहीं से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। सिर्फ क्या राज्यपाल का दिया जाता है? नहीं, जितने भी सर्वोच्च संवैधानिक पद के अधिकारी उन सभी को, जिसमें राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उसके बाद आप मान लीजिए कैग मान लीजिए, और सभी यानी को लगभग को संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 17 में, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है।
तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है? वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रपति शासन तो क्या है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा राज्यपाल कर सकता है, और जब उस समय राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका संचालन राज्यपाल के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 18 में, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? कह रहा अब राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राज्य मंत्री परिषद का गठन वह राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अगर अनुच्छेद 163 को देखेंगे तो 163 के अनुसार क्या किया गया? कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति में के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि 74 के अनुसार क्या होगा? राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक उसी प्रकार राज्यों में 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, उस मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ये मुख्यमंत्री होगा। तो राज्य के मंत्री परिषद का गठन वह किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, और उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट देखिएगा 9 में कह रहा है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो उस कथन सही नहीं है। तो ये सही बात है कि जो भारत के राज्यों के राज्यपाल होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा है वह 5 वर्षों के लिए पद रहता है। यह भी हम लोगों ने देखा कि समानता जो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए होता है। हाँ, हालांकि 5 वर्षों से भी वो ज़्यादा रह सकते हैं। कब? जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति ना हो जाती हो। नेक्स्ट देखिएगा, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। तो क्या यह प्रश्न का जवाब सही है? आप बताइए, क्या राज्यपाल को हटाने संबंधी कोई भी प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है? तो संविधान में इसे हटाने संबंधी कोई प्रावधान है ही नहीं, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेंगे। तो ऑप्शन सी तो पर्याप्त नहीं लग रहा है। आगे बढ़िए, डी में देखते हैं। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे 7वें संविधान संशोधन जो 1956 में आया था, तो उसके अनुसार क्या कहा गया था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी हो सकते हैं, तथा राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। तो ऑप्शन ए, बी और डी तो सही है, सी गलत है। तो इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है? तो सी नंबर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 20 में कह रहा है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? अब देखिए, आचरण यानी कि वह अगर आचरण सही करेंगे तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो वह नियुक्त किए जाते हैं। यानी कि उत्तरदायित्व होता है, वह अपना जो उत्तरदायी होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। अगर उनके अनुसार सब कुछ सही है तो वो बने रहेंगे। अगर कुछ ऐसा आचरण आता है तब वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या हो सकते, हटाए जा सकते हैं। तो मुख्य रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होंगे? राष्ट्रपति के, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है और हटाने संबंधी संविधान में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 21 में, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। अब बताइए, राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? विधायिका यानी जहाँ पे विधि बनेगा, और विधि कहाँ बनता है? अगर हम देखें सबसे ऊपर केंद्र में तो राज्यसभा, लोकसभा में हमने देखा कि राज्यसभा लोकसभा में जाने के बाद राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर विधि, कोई भी विधि बनता है वह कब बनता है? वह विधानसभा में। अगर द्विसदनीय हो तो विधान परिषद के भी ली जाती है। उसके बाद वह लास्ट में क्या होगा? राज्यपाल से अनुमोदन होना आवश्यक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्यवाही औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही संपन्न होती है। तो विधायी शक्ति क्या होता है? 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर केवल 4 हो जाएगा। 22 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? कौन बन सकता है? तो वो भारत का राज्यपाल। अभी हम लोगों ने देखा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसकी समानता 5 वर्षों के लिए होती है, उससे पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, और नए राज्यपाल की नियुक्ति होने से पहले तक वो अपने पद पर बने सकते हैं। तो कभी कभी अगर प्रश्न ये भी देखने को मिल जाए क्या 5 वर्ष से ज़्यादा तक रह सकते हैं, तो अगर नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई तो वो रह सकते हैं, ये भी तो है। और हटाने के संबंधी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, क्योंकि वो उसके प्रति, अपने आचरण के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? वो राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न 23 में देखिएगा, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो देखिए, कुछ इनके
क्या है, क्वालिफिकेशन है, जिसे अहर्ताएँ योग्यताएँ कहता है, उसे हम लोग जानिए। मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद पर ना हो, राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो हैं तो जिस दिन से वो पद धारण करेंगे उस दिन से उनका जो संसद या विधानसभा में पद होगा वो रिक्त माना जाएगा। यही है इसका कंडीशन। 24 में देखिएगा, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो राज्य की गोपनीयता का शपथ हुआ राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उनके क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। ऐसा नहीं हड़बड़ में आप राष्ट्रपति मार दीजिए, तब वो प्रश्न का सही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 25 में, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए क्या अहर्ताएँ होनी चाहिए? देखिए, अहर्ताएँ का अर्थ हो गया योग्यता यानी क्वालिफिकेशन। अभी हम लोगों ने देखा वह भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका, बिल्कुल सही बात है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, बिल्कुल सही बात है। अगर है तब क्या होगा, वह जिस दिन से पद धारण करेंगे उस दिन से पद वो रिक्त माना जाएगा। कौन? संसद या विधानसभा वाला। तो बिल्कुल सही, किसी विधानमंडल सदस्य ना हो, सही हो। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता, यही भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लाभ के पद। अब देखिए, यह चर्चा आई है, यह प्रश्न इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी देखने को मिला था कि लाभ के पद को परिभाषित कौन किया। हालांकि संविधान में इसका कोई विशेष वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन पद के परिभाषा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार इसके परिभाषित को बताया था, है ना। और एक और है, जब संसद के अहर्ताएँ में देखेंगे तो 102 में जिसमें कहा गया है कि वो लाभ का पद है या नहीं है, उसमें भी इसके बारे में, लेकिन वो संसद के सदस्य के अहर्ताओं के बारे में है, उसमें बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 26 में। 26 में कह रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? पहला है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कर संबंधित परंपरा क्या है? चलिए ऑप्शन 1 को रहने दीजिए। ऑप्शन बी में आते हैं, निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है। चलिए बी को भी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी में कहा, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। किसी राज्य को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए, कह रहा है 36 में कि जो उसका क्या है, ये राज्यपाल को जो संवैधानिक प्रावधान है, ये कहने का मतलब क्या था, ये प्रश्न क्या था, देखिए 26 है ना, संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? तो उस चारों ऑप्शंस को हम लोगों ने देखा। पहला ऑप्शन में कह रहा है 26 में कि किसी राज्य में, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये मुख्यतः परंपरा है, रूल रेगुलेशन नहीं, एक परंपरा आप देखेंगे तो यह परंपरा उचित है। बी में क्यों गलत है? निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है। सी में देखें, राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श, ऐसा भी नहीं है कि वह मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है, क्योंकि यह राज्यपाल क्या होता है, वह केंद्र के अभिकर्ता के रूप में वह क्या करता है, योगदान अपना देता है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और एक तरह से वो क्या करता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। वह दोहरा, इसीलिए कहा गया कि वो क्या होता है, दोहरी भूमिका अदा करता है। संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ वह संघ का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर डी में कह रहा है, किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद समान तौर पर फिर से पद पर नियुक्त किया जाता है। तो परंपरा मेन रूप से यही होता है कि कोई भी राज्य का जो राज्यपाल होता है, हाँ ये ऐसा कहा गया है 56 में ये चीज़ बोला गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 में कि उनको पुनर्नियुक्त के भी योग्य हो सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो परंपरा हुआ ऑप्शन नंबर 1 है कि अन्य एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 27 में कहा, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? अब बताइए, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो राज्यपाल को क्या है, पहला देखेंगे कि उसे विधायी शक्ति है। तो राज्यपाल है जो राष्ट्रपति के समान ही क्या क्या कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति तथा न्यायिक शक्तियाँ से संपन्न है। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ विधायी शक्ति उन्हें क्या क्या दिया गया है। तो विधायी शक्ति में क्या क्या उन्हें हो गया,
जिस तरह से क्या होगा, अगर विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या हो, प्रतिनिधित्व नहीं हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, तो उन्हें क्या कह सकता है, एक भारतीय आंग्ल समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार है। उसके बाद क्या है, राज्य विधान परिषद में विधानसभा में नहीं, कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी से हो। उसके बाद क्या है, राज्यपाल विधायिका से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी मांग सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है, यानी सत्र को चला सकता है, प्रारंभ कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान का मतलब सत्र की समाप्ति कर सकता है, सदन को भंग कर सकता है, लेकिन सदन को स्थगित नहीं कर सकता है। वो सदन के जो अध्यक्ष होंगे भोग करेंगे। तो प्रश्न आपको यह भी देखने को मिलेगा। तो शुरू करने का, समाप्त करने का और भंग करने का अधिकार है। भंग किस परिस्थिति में, जब वही अविश्वास प्रस्ताव हो जा या फिर सरकार बहुमत में ना हो, तब वह उनका अप्रत्यक्ष विवेकानुसार होता वो है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा विधायी शक्ति। कार्यकारी शक्ति में क्या है, कार्यकारी शक्ति में हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल की कार्यपालिका तथा प्रशासकीय शक्तियों के अंतर्गत कुछ शक्तियाँ दी गई है। कौन कौन है, जिसमें 164 के अनुसार हम लोगों ने देखा 64 के 1 में कि क्या होगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की वो नियुक्ति करेगा। 164 का 1 में कहा गया है। उसके बाद है 164 के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ साथ वो अन्य मंत्रियों की भी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा तथा उसे गोपनीयता का शपथ दिलाएगा। यह भी एक राज्यपाल का कार्यकारी शक्ति है। तथा एक और हम लोगों ने देखा था, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाएगा। तो ये सभी उनकी क्या है, कार्यकारी शक्तियां हैं। और न्यायिक शक्तियां में क्या है, न्यायिक शक्तियां में क्या है, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों में कानूनों पर उन्हें क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अब आपके माइंड में क्या, वो मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं? तो नहीं, मृत्युदंड को वो क्या कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन उसे आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, उसे लघुकरण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और सैन्य एवं न्यायिक शक्तियाँ, तो सैन्य एवं न्यायिक शक्तियाँ इन्हें प्राप्त नहीं है। आपको आप आगे देखने को मिलेगा कि जो सैन्य न्यायालय के द्वारा अगर कोई सज़ा प्राप्त व्यक्ति है तो वह इनकी सज़ा को कम नहीं कर सकते हैं, ना ही कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार है। तो सैन्य एवं राजनयिक शक्तियाँ इन्हें नहीं प्राप्त है। राजनयिक शक्तियाँ, राजनयिक का अर्थ ही होता है कि मतलब कोई ऐसा सैन्य न्यायालय से प्राप्त व्यक्ति, वो सैन्य से हो गया, सैन्य रिलेटेड, और ये राजनयिक का मतलब हो गया किसी मतलब सरकारी संस्थान द्वारा जो नियुक्त किया जाता है व्यक्ति, उस तरह से वो उसके अंतर्गत में आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 28 में, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। अब किसकी नियुक्ति नहीं करता है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। तो हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का करता है। 164 में कहा गया है, क्या कहा गया, 164 का 1 में देखा कि राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। तो यह तो क्लियर है। राज्य का महाधिवक्ता, तो आपको बता दें कि राज्य के महाधिवक्ता जो क्या होता है, एडवोकेट जनरल, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और वह भी जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति की दिखाया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। डी में करा, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य है, तो उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति करने का कोई नहीं है। हाँ, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति से वो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, लेकिन नियुक्त वो नहीं करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब 8 डी हो जाएगा। सदस्य की जगह पर न्यायाधीश भी होता तो नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ परामर्श दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 29 में करा, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? बिल्कुल सही बात है, एक कर सकता। हाँ, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो क्या है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, तो वही कर, राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो हाँ। नेक्स्ट प्रश्न 30 में, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता? अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर विधानसभा में क्या हो, आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, तब वह एक सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत, आंग्ल मतलब क्या, अंग्रेज जो है भारतीय हो गए, कर सकता है।
फिर विधान परिषद में हम लोगों ने देखा था कि कुल सदस्यों का 1/6 को वो मनोनीत कर सकता है, वो विधान परिषद में था। नेक्स्ट प्रश्न 31 में देखिएगा, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद में निम्न में से किन क्षेत्रों में संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा था कि विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या, जितना भी सदस्य उसका 1/6 भाग उन्हें मनोनीत करने का अधिकार है, जिसमें कला साहित्य से रिलेटेड हो, विज्ञान से हो, समाज सेवा एवं सहकारी आंदोलन से उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 32 में देखिएगा, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो हमने बताया कि विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का 1/6, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि 10, 15, 30 होना चाहिए। जिस तरह से विधान परिषद में हम लोगों ने देखा था ना कि विधान परिषद का गठन कब किया जाएगा, विधान परिषद का गठन करने के लिए वह होना चाहिए कुल विधानसभा के 1/3 सदस्य होना, मतलब एक तिहाई होना चाहिए। लेकिन यह भी था न्यूनतम कि 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो उसका भी अपवाद था, हालांकि उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 33 में देखिए, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। इसकी चर्चा हम लोग पहले किए थे ना कि राज्यपाल को कुछ क्या है, अधिकार प्राप्त हैं, है ना, जिसमें अभी देखा था हम लोगों ने विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत में कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक कौन सा था, झारखंड, ये सभी में वह क्या कर सकता है, जनजातीय कल्याण मंत्री को नियुक्त कर सकता है। और साथ में एक और था, हम लोगों ने देखा था कि जो असम है, तो असम के जिला परिषदों को दिए जाने वाले खानों को लाइसेंस से प्राप्त राजस्व का रकम निर्धारित कर सकता है, तो ये असम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 34 में, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था 1970 में, यह है भगवान साय समिति। इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो 1970 में है, राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा ही क्या किया गया था, भगवान सहाय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 35 में देखिएगा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है। यह सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था कि जो राज्यपाल है वह सोने की चिड़िया में निवास करती है। और हम आपको बता दें कि ये जो सरोजिनी नायडू हैं, ये केवल उत्तर प्रदेश के ही पहले राज्यपाल ना होकर वह क्या हैं, पूरे भारत के राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती है, जो भारत की आज़ादी के बाद वही 47 से 49 में रहे थे, फिर तो उनकी 49 में मृत्यु ही हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 36 में, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है। कौन सा संवैधानिक प्रावधान है, पंजाब, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में क्या हम लोगों ने देखा था, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन दोनों लागू किए जाते हैं। और जो जम्मू कश्मीर है क्या था, 1965 से पहले जो यहाँ के राज्यपाल थे उन्हें सदर ए रियासत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्या हो गया, उसे विशेष राज्य का दर्जा तो प्राप्त हुआ ही हुआ। वहाँ के राज्यपाल 1965 के बाद सदर ए रियासत राज्यपाल में जाने लगे, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो 31 अक्टूबर 2019 में क्या हो गया, इसे विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था वह समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जिस तरह भारत में राज्य है केंद्र शासित है, ठीक उसी प्रकार का समान प्रावधान अब यहाँ लागू हो गया। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि जम्मू कश्मीर को कब विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया, कब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के अभी हाल में तो ये हैं माथुर जी होंगे गवर्नर, और लद्दाख के होंगे ये माथुर जी लद्दाख के हैं, और मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 37 में, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि राज्यपाल का जो है वह विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है, जिसमें वो कौन कौन होना चाहिए, कला से, विज्ञान से, साहित्य से। नेक्स्ट प्रश्न 38 में देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है। अब काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अभिभाषण। देखिए अभिभाषण का अगर आप अर्थ जानना चाहते हैं तो इसका अर्थ ही होता है विचार, विद्वता और विवेचनापूर्ण भाषण, वो भाषण होता है। ये कब होता है, राज्य का भाषण, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, वही होता है अभिभाषण राज्यपाल का। तो राज्यपाल का अभिभाषण कब कब दिया जाता है, जब विधानमंडल की मतलब जब नया बना हो तब, उस समय हुआ, या साल के प्रत्येक शुरुआती में जब सत्र स्टार्ट हुआ हो तब राज्यपाल के द्वारा ही अभिभाषण दिया जाता है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे कि राज्यपाल दोनों सदनों का अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है।
विधानमंडल के पश्चात होने वाली पहली बैठक एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन में राज्यपाल के अभिभाषण से आरंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 39 में, भारत की किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? आ गया प्रश्न। कार अभी हम लोगों ने देखा कि श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्होंने क्या कहा था, भारत गवर्नर को सोने की पिंजड़ा में निवास करने वाली चिड़िया कहकर संबोधन किया था सरोजनी नायडू। ये केवल उत्तर प्रदेश के ही पहले गवर्नर नहीं थे, भारत के राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जाने जाते थे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट 40 में देखिएगा, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? वह है राज्यपाल। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनके पूर्व सहमति से नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल के पास है जो धन विधेयक है, इनके पूर्व सहमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 41 में, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 164 में क्या करता है, 164 में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल होगा। और 63 में क्या था कि राज्यपाल के लिए क्या किया गया है, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है जो उसे सलाह और परामर्श दे सकता है और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये मुख्यमंत्री होता है, केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट देखिएगा 42 में कह रहा है, राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? कौन सा समिति है जो राज्यपाल के एक मार्ग निर्देशक के रूप में? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। ये प्रशासनिक सुधार आयोग क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानिए। प्रशासनिक सुधार आयोग एक समिति है जो भारत के लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा इसे नियुक्त किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 4 जनवरी 1966, यानी उस समय मोरारजी देसाई जी इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं तो हट जाते हैं वो। और दूसरा जो बनाया गया था वह 31 अगस्त 2004 को लाया गया था। यही है प्रशासनिक सुधार आयोग, जो मुख्यतः लोक प्रशासन को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। तो वही है, राज्यपाल को एक मार्ग प्रदर्शित किया था प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 43 में, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? अच्छा प्रश्न है और काफ़ी समझने योग्य है। राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी के रूप में केंद्र के अभिकर्ता। अब बताइए कि स्वस्थ भूमिका क्या है? चारों पर युक्त है, संवैधानिक अध्यक्ष भी है, संवैधानिक प्रमुख भी है, केंद्र एवं मध्य के कड़ी केंद्र का अभिकर्ता के रूप में हम लोगों ने देखा कि क्या किया था, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो क्या करता है केंद्र के लिए प्रतिनिधि के रूप में, अर्थात तो बहुत सारे लोग उसे अभिकर्ता एजेंट के रूप में भी क्या करवाते हैं। तो सबसे अच्छा इसमें से कौन सा वाक्य है? वह है केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी। क्यों ऐसा लिखा गया है? केंद्र एवं राज्य की कड़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारा देश भारत है वह संघात्मक शासन प्रणाली है, किंतु देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र का राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होना आवश्यक समझा जाता है। इसीलिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो क्या कर सके, राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करे, यानी वो एक कड़ी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न 44 में देखिएगा, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो अब देखिए राज्यपाल की शक्ति क्या क्या है। मृत्यु के दंड देश को विरुद्ध क्षमादान करना, तो बिल्कुल नहीं, राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। वह मृत्यु दंड को क्या कर सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है, उसे कम कर सकता है, यही उसका अधिकार है। हाँ, अगर उसको क्या कर सका हो, यानी आजीवन कारावास दे दिया गया तो उसको कम करने का अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही है, यही शक्ति प्राप्त नहीं। मृत्यु दंड को प्रतिलंबन करने का कर सकता है, मृत्यु दंड के परिहार एवं लघुकरण करने का अधिकार है, लेकिन मृत्यु दंड के विरुद्ध क्षमादान करने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिलंबन यानी विलंब करने का। जब 45 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में कह रहा है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सामान्य रूप से हम लोगों ने देखा था कि जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तक रह सकता है। समानतः वह 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। वह अपने कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को अपना त्याग पद दे सकता है। यह भी हम लोगों ने देखा था कि नए राज्यपाल के नियुक्त होने तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। इसे हटाने संबंधी संविधान में कोई
उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऑप्शन 1 तो पर्याप्त है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, यह भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है, यह भी सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, यही गलत है। प्रधानमंत्री की इच्छा पर नहीं निर्भर करता, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर करता, क्योंकि वह केंद्र का प्रतिनिधित्व करता और केंद्र का जो हेड है वह राष्ट्रपति होता। नेक्स्ट देखिएगा 46 में, हाँ वो अलग बात है कि क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो सलाह परामर्श प्रधानमंत्री से लेते हैं, तो अलग बात है, क्योंकि उनके सलाह और परामर्श के लिए तो मंत्रिपरिषद का नियुक्ति किया गया, उस मंत्रिपरिषद का हेड क्या होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। तो इस प्रश्न में से सही जवाब हो जाएगा 45 का डी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 46 में देखिएगा 46 में, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय ले सकता है। अगर आप विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, वो स्वीकार करने का भी अधिकार है, अस्वीकार करके उसे क्या कर सकता है, ये उसको क्या बोलते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, ये भी कर सकता है वो। उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रह सकता है, ये भी कर सकता है। अब राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, जिसमें से कैसा हो, वो विधेयक कौन सा होगा तब रखेगा, जैसे विधेयक संविधान के विरुद्ध हो या फिर राज्य के नीति निदेशक के विरुद्ध हो, देश हित के विरुद्ध हो, इन सभी का अगर महत्व ऐसा है तब वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रह सकता है, अगर इन सभी विषय से रिलेटेड हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 47 में, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। देखिए, ठीक जिस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा 123 के तहत अध्यादेश लाया जाता है, जिसमें अभी किसान आंदोलन लेकर जो अध्यादेश लाया गया था, जिसका काफ़ी देखने को मिला किसानों और प्रशासन के बीच में झड़प, तो वह जो अध्यादेश है ठीक राज्य में राज्य सरकार और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकार को लाने का अधिकार है अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक उसी प्रकार इसे भी 6 महीना के अंदर विधानसभा में इसे अनुमोदन करना आवश्यक होता, उसे विधि बनाकर पास करना आवश्यक होता, अन्यथा फिर क्या हो जाएगा, वह प्रभावहीन हो जाएगा। तो किसकी मंजूरी आवश्यक है, तो विधानमंडल की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 48 में, जम्मू कश्मीर के सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिए गए। हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर के जो पहले राज्यपाल थे वो क्या कहलाते थे, 1965 से पहले सदर ए रियासत के नाम से आने देते, फिर उन्हें राज्यपाल कहा जाने लगा जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन दोनों लगाया जाता था। लेकिन अब यह प्रावधान जो विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था, उसे राज्य का दर्जा से हटाकर क्या कर दिया गया, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यह हो जाएगा 1965। लेकिन 49 में देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है, एक करा यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, बी करा राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, सी करा अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में हो, अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, पहला ये विवेकाधीन शक्ति है, तो अध्यादेश जो है विवेकाधीन शक्ति नहीं है, तो अध्यादेश क्या है, विवेकाधीन शक्ति नहीं है, सही है। क्या सही नहीं है, तो विवेकाधीन शक्ति जो 49 है वह तो नहीं ही है अध्यादेश। फिर करा राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल है जो किसी भी टाइम, वो किसी भी समय क्या कर सकता है, अध्यादेश को वो वापस ले सकता है। देखिए, ये जो अध्यादेश क्या होता है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल एवं प्रभाव होता है जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि का होता है। जैसे जिस प्रकार से जो नियम कानून विधान मंडल में बनाया जाता है, ठीक वही नियम, मतलब वही इसका इफेक्ट और प्रभाव होता है, जो बना देगा बन जाएगा तो बिल्कुल वही होगा। ऐसा नहीं कि ये अलग है इसका नियम कानून, उसी वही उतना ही प्रभावी होता है और फोर्स होता है वो। तो ऑप्शन में भी तो सही, अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया सकते जब विधानमंडल सत्र में, बिल्कुल सही बात है, अध्यादेश आप तभी ला सकते हैं जब विधानमंडल ना चल रहा हो, तो यह दोनों सही। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इसमें थोड़ा कंट्राडिक्ट हो रहा है ना, चूँकि राज्यपाल की सहायता करने के लिए तो एक मंत्रिपरिषद का नियुक्ति किया ही गया है, तो ऐसा आप तो नहीं कर सकते कि जरूरत नहीं हो सकता है ना, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, तो उसके लिए तो स्पेशल अनुच्छेद 163 का संविधान किया गया है कि राज्यपाल की क्या करने के लिए, सलाह तथा विचार के लिए, उसके लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त नहीं है, तो डी ही होगा, और ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा
किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? अब बताइए किसका शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा भंग करने का, बिल्कुल भंग कर सकता है। किस परिस्थिति में? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, या फिर सरकार बहुमत में ना हो, या फिर क्या हो, उसे ऐसा लगे कि सरकार का क्या हो चुका हो, मतलब बहुमत जो गठबंधन दल है, बहुमत दल है नेता, वह नेता नहीं चुन पा रहा हो। उसके बाद विधानसभा का सत्रावसान करने का, बिल्कुल सही बात है। सत्रावसान माने सत्र को समाप्त करने का है, तो सत्र को समाप्त करने का, आहूत करने का और बुलाने का, ये तीनों का अधिकार है। लेकिन स्थगित करने का अधिकार इसे नहीं है, बीच में स्थगित नहीं कर सकता है ना। समझ गए ना? सत्रावसान माने सत्र को समाप्त करना, और सत्र को आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना। और एक और क्या था? विघटित भंग करने का, जो है ये तीनों ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी पर्याप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 51 में देखिएगा, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होते हैं? राष्ट्रपति की स्वीकृति, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, लोकसभा की स्वीकृति, प्रधानमंत्री की स्वीकृति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्यपाल द्वारा जारी किए अध्यादेश कौन सी कार्रवाई, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई भी अध्यादेश, तो अध्यादेश 213 के तहत लाया जाता है, और जब अध्यादेश लाया जाता है उसे 6 माह के अंदर में क्या होता है? विधानमंडल द्वारा पारित करना आवश्यक होता है, अन्यथा वह प्रभावहीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 52 में, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर जो अध्यादेश जारी हुआ है तो वह 6 माह के लिए ही प्रभावी होगा। 6 माह के अंदर उसे क्या करना होता है? विधानमंडल के द्वारा पारित करना, स्वीकार करना आवश्यक होता है, अन्यथा वो प्रभावहीन हो जाता है। नेक्स्ट 53 में देखिए, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, किसके द्वारा? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर गृह मंत्री द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। किन परिस्थिति में बर्खास्त किया जा सकता है? वही जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो तो ये अप्रत्यक्ष विवेकाधीन शक्तियों के तहत राज्यपाल ही कर सकता है ना। अगर अविश्वास हो जाए, या फिर क्या हो जाए, स्पष्ट बहुमत ना होने की स्थिति में, या गठबंधन दल बहुमत दल द्वारा नेता ना चुने जाने की स्थिति में, इस परिस्थिति में क्या कर सकता है? वह ऐसा किया जा सकता है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, एक और जानकारी के लिए एक प्रश्न आप और ध्यान में रखिए, वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, मतलब ये राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप के आधार पर मुकदमा दायर करने का आदेश भी दे सकता है। अगर ऐसा लगे राज्यपाल को कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो क्या कर सकते हैं? आरोप के आधार पर मुकदमा दायर करने का वो आदेश दे सकते हैं, बिल्कुल उन्हें अधिकार है। नेक्स्ट, राज्य के को बर्खास्त किया जा सकता है राज्य सरकार, तो देख लीजिए राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है 54 में, राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय में कौन से कथनों में से कौन से सही हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं है। कह रहा है जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं, क्या कर्तव्य के लिए संसद में प्रश्नों की चर्चा का विषय नहीं होते? नहीं हो सकते। वो सिर्फ मना किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, कि जब वो अपने पद पर बने रहेंगे तब क्या किया जा सकता है? उनका आचरण को लेकर चर्चा नहीं किया सकता संविधान में। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। जहां राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है, जहां वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य सांसद द्वारा संविदा के अधीन होते हैं। हाँ, बिल्कुल अधीन में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही इसका पर्याप्त आंसर होगा, कि जो राष्ट्रपति शासन के अधीन मुख्य कार्यपालिका के तौर पर तो कार्य करते हैं, और कार्य जो किया जाता है वो संविदा में समीक्षक के अधीन होते हैं वो। तो ध्यान में रखिएगा, किनके विरुद्ध क्या कर सकता, क्या संसद में बहस नहीं किया जा सकता? वह सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में बहस नहीं की जा सकती है। लेकिन राज्यपाल को लेकर, उनके कार्य को समीक्षा को लेकर क्या क्या किया जा सकता है? समीक्षा मतलब किया जा सकता है, वहाँ संसद में चर्चा का विषय बन सकता है। राज्यपाल का वह पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान है, यह कौन गए थे? यह जो वक्तव्य कहा गया था, यह नेहरू जी ने कहा था कि राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए की तरह है, यानी कि मतलब समझ रहे हैं ना 5वां पहिया क्या उसका उपयोग होता है। 56 में, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक
पद पर बने रह सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, जिसमें वह उनके क्या कर सकते हैं, इच्छा के अनुसार बने रह सकते हैं, जो अनुच्छेद 156 में कहा गया है। यह भी हम लोगों ने देखा, समानता उनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होता है। अगर बीच में चाहे तो वह इससे पूर्व भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात वह अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति ना होती हो। इससे हटाने संबंधी संविधान में कोई चर्चा नहीं है। तो राष्ट्रपति की इच्छा पर राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न 57 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? कौन सा मुद्दे पर कर सकता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन पर, राज्य विधानसभा का विघटन पर, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने पर। तो वह राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकता है जब पहला तो संवैधानिक मशीनरी का भंग हो गया हो, तब अनुच्छेद 356 के तहत क्या कर सकता है, राज्य में क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। तीसरा में राज्य विधानसभा का विघटन होने पर वह क्या कर सकता है, अगर राज्य विधानसभा विघटन हो गया हो। विघटन कौन सा परिस्थिति में होगा, वही जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, या फिर क्या हो, जो गठबंधन का सरकार है या बहुमत का पार्टी है, बहुमत दल का नेता वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मतलब उसका अपना नेता को ना चुने जाने की स्थिति में। उसके बाद क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन तो वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करने के संबंध में वह उनसे परामर्श ले सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी में, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी में जब एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव होगा या फिर कोई भी बहुमत दल का नेता या गठबंधन का नेता सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, तब भी विधान विघटन हो सकता है, तो पूरे मंत्रिपरिषद ही जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, राज्यपाल सिफारिश कर सकता है। कौन कौन? 1, 3 और 4 किस में है? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 1 में है, 2 तो होगा नहीं। 58 में देखिए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार हमने देखा कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है जो उसे सलाह और परामर्श देगा, और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट देखिएगा 59 में, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वह हो जाएगा अनुच्छेद 155 के तहत। 155 के तहत क्या है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जो राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। इस तरह से राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संघ का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इस तरह से राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उन सभी का हम लोगों ने विस्तारपूर्वक हल देखा। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।